हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था फिस्कल पॉलिसी यानी फिस्कल सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं वह हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। और आज की सीरीज में हम लोग देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, जैसा हमारे सिलेबस में दिया गया है बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का। ठीक उसी तरीके से ये सीरीज को मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिस सेट 4 रहने वाला है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आइए मॉनेटरी पॉलिसी का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा मौद्रिक नीति रुख यह दर्शाता है कि ब्याज दरें ऊपर या नीचे किसी भी दिशा में जा सकती है। बेसिकली ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस जो होता है, जब हमारा मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की शुरुआत होती है उसी समय यह रुख देखा जाता है मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्या इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना है या नीचे जाना है, मतलब उसको कम करना है या फिर उसको न्यूट्रल रखना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से स्टांस होते हैं, कौन से रुख होते हैं जिसमें या तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा किसी भी दिशा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूट्रल स्टैंस। ये न्यूट्रल स्टैंस का मतलब है कि आर्थिक परिस्थिति यानी कि इकोनॉमी को सबसे पहले देखा जाता है। अगर आरबीआई कर रही है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कर रही है, तो इंडियन इकोनॉमी को ही, भारतीय अर्थव्यवस्था को ही देखेगी क्या महंगाई बहुत ज़्यादा है या फिर कम है। उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट को वो घटाती या फिर बढ़ाती है इस न्यूट्रल स्टैंस में। अब आइए बाकी ऑप्शंस में जो दिए गए हैं, हॉकिस स्टैंस, अकोमोडेटिव स्टैंस, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, इन सब का क्या मतलब होता है। अब आइए यहाँ एक एक करके समझ लेते हैं इन सब रूख या फिर स्टैंस को। सबसे पहला है हॉकिश स्टैंस। तो ये आरबीआई की ही एक पॉलिसी है, एक नीति है जिसमें महंगाई कम करने पर जोर होता है। यानी इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा है तो महंगाई जाहिर सा बात है रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन साथ ही वहाँ डेवलपमेंट भी हो रहा है। उस चीज़ को कम करना है तो कैसे किया जाता है, ब्याज दरें को बढ़ाकर, यानी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है। उससे क्या होगा, लोन महंगे हो जाएंगे। जब लोन महंगे होंगे कोई लोन नहीं लेगा और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो डेवलपमेंट भी कम होगा और महंगाई भी कम होगी। दूसरा है अकोमोडेटिव स्टांस, इसको उदार रुख बोलते हैं। तो यह भी आरबीआई की ही पॉलिसी है जिसमें विकास को बढ़ावा देने के लिए कर्ज लेना आसान रखा जाता है। इसमें बेसिकली डेवलपमेंट को फोकस किया जाता है, डेवलपमेंट को बढ़ाना है। तो डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना होगा। इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, लोग पैसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे, जब उनके पास पैसा आएगा तो लोन को क्या कर दिया जाता है, सस्ता कर दिया जाता है। तो इसमें ब्याज दरें ना बढ़ाकर उदार रुख रखा जाता है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट को कम भी किया जाता है या फिर जैसा इकोनॉमी में चल रहा है वैसे ही छोड़ देते हैं। यूजुअली इसमें इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है ताकि ये जो ऋण है सस्ता हो सके, वो होता है अकोमोडेटिव स्टांस। तीसरा न्यूट्रल स्टैंस हमने समझा दिया, इसमें ना तो सख्ती और ना ही ढील दी जाती है, बल्कि एक तरीके का बैलेंस्ड दृष्टिकोण रखा जाता है कि महंगाई जितना है, जैसे कि ये हमारा इन्फ्लेशन रेंज है 2 to 6%। तो इसमें अगर 5% इन्फ्लेशन है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें ना तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा ना ही आपका घटाया जाएगा। 5% महंगाई है तो उस पर इकोनॉमी में ग्रोथ भी हो रही है और इतना महंगाई हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। सबसे लास्ट है आपका कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। तो यह महंगाई रोकने के लिए धीमी और संतुलित शक्ति है। सी इसमें क्या फोकस किया जाता है, महंगाई हमें रोकना है, लेकिन ऐसा नहीं कि अचानक से हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, इकोनॉमी से सारा पैसा हम खींच लेंगे। ये धीरे धीरे किया जाता है। धीरे धीरे करने का रीजन है इससे डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अचानक से अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, लेकिन यह धीरे धीरे किया जाता है, ये कैलिब्रेटेड टाइटनिंग के तहत। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो एलएएफ यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में एक कथन दिया गया है। चलिए उस कथन को हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो एलएएफ यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बैंकिंग प्रणाली में अल्पकालिक तरलता परिस्थितियों को प्रबंधित करने में आरबीआई की सहायता करता है। यानी कि ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कंडीशन को मैनेज करने में मदद करता है आरबीआई को बैंकिंग सिस्टम में। क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, या फिर आंशिक रूप से ये स्टेटमेंट सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये स्टेटमेंट सही है। एलएएफ यूजुअली क्या होता है, एलएएफ का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो एक तरीके की ऐसी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से आरबीआई शॉर्ट टर्म बेसिस पर बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी को बढ़ाता है या फिर घटाता है। अब बढ़ाएगा कैसे, तो बैंक को लोन देके, सस्ते लोन देके। घटाएगा कैसे, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा तो बैंक जो है वह लोन नहीं लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर दिया गया है। इसके लिए दो टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, रेपो और रिवर्स रेपो, लेन देन के माध्यम से संचालित होता है। देखिए बैंक को जब धन की कमी होती है, यानी कमर्शियल बैंक, एक तरफ हम कमर्शियल बैंक को ले लें, एक तरफ आरबीआई को, तो जब बैंक को पैसे की कमी होती है, धन की कमी होती है, तो वह रेपो व्यवस्था के तहत आरबीआई से ऋण लेता है। यानी कि आरबीआई इसको लोन देती है लेकिन इस पर क्या चार्ज करती है, रेपो रेट।
तो ये शॉर्ट टर्म लोन होता है और इसमें बैंक को कुछ कोलैटरल रखना होता है, यानी सिक्योरिटी रखना होता है। वहीं जब आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ती है तब वो बैंक से पैसा लेता है, या फिर बैंक के पास अगर सरप्लस मनी हो जाता है तो वह आरबीआई के पास डिपॉजिट करती है, और इसके तहत आरबीआई को रिवर्स रेपो रेट उनको देना होता है, या फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के माध्यम से आरबीआई के पास जमा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, एक तरफ इधर टूल्स दिए गए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स हैं और उनका विवरण दिया गया है दूसरे कॉलम में। जैसे सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, तो इन कूट का इस्तेमाल करके इन ऑप्शन में हमें सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, सीआरआर मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो वह परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट होता है जो आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में जमा करना होता है। जैसे सपोज करिए बैंक के पास अगर 1 लाख रुपए जमा हो रही है, तो ये सीआरआर सपोज करिए अगर 10% है, तो 1 लाख का 10%, बैंक के पास ये जमा हो रहा है 1 लाख, तो उसका 10% उसको आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में जमा करना होगा। यही होता है कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा है आपका एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसका मतलब होता है कि ये क्या करेगा? मेंटेनिंग लिक्विड एसेट्स यानी G6 विद देमसेल्फ। ये भी एक रिजर्व रिक्वायरमेंट ही होता है, आपको रिजर्व रखना है अपने डिपॉजिट में से, लेकिन ये आरबीआई के पास नहीं रखना होता है, अपने पास रखना है। और किस फॉर्म में? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर गोल्ड में, यूजुअली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही आपको इन्वेस्ट करके अपने पास रखना है सर्टन परसेंटेज। ये भी मैंडेटरी होता है। बैंक रेट क्या होता है? तो बैंक रेट एक ऐसा रेट जिसमें आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन देती है बैंक्स को बिना कोलेट्रल के। तो ये देखिए, आरबीआई और रेपो रेट में कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं। बैंक रेट होता है एक ऐसा रेट जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म लोन देती है और इसमें कोलेट्रल नहीं रखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन रेपो रेट क्या होता है? एक ऐसा रेट जो आरबीआई यूजुअली कमर्शियल बैंक पे चार्ज करती है, जिस पे आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को, और उसमें सिक्योरिटीज रखा जाता है, मतलब कोलेट्रल रखा जाता है। तो एक कमर्शियल बैंक क्या गिरवी रखेगी? अपना बिल्डिंग तो नहीं रखेगी, वह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही एज सिक्योरिटी रखती है आरबीआई के पास। ये रेपो रेट उस पर चार्ज करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मॉनेटरी पॉलिसी का। अगर सेशन में मजा आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एमएसएफ के बारे में यहाँ 2 स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इसे 2011-12 की मौद्रिक नीति में पेश किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है, बैंक यानी कमर्शियल बैंक इस विंडो के माध्यम से अपनी एनडीटीएल, एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, उसका 10% तक रातों रात उधार ले सकती है। किससे? आरबीआई से। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है। इसको 2011-12 की मॉनेटरी पॉलिसी में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि देखिए, बैंक इस एमएसएफ के तहत ये बोरो कर सकती है, ओवरनाइट बोरो कर सकती है अपने एनडीटीएल का 1%, ना कि 10%। ये इसका स्लैब है। यहाँ क्लियरली मैंने मेंशन कर रखा है कि स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज द लिमिट इज जनरली 1% ऑफ एनडीटीएल। जो कमर्शियल बैंक का नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है, उसका 1% के बराबर आप ओवरनाइट बोरोइंग कर सकते हैं एमएसएफ के जरिए, ना कि 10%। इस फिगर को याद रखिएगा, इसीलिए स्टेटमेंट 1 सही हो जा रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक उपकरण सीधे वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता को प्रभावित करता है? तो ये देखिए, चारों जो हैं ये मॉनेटरी के टूल्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं। लेकिन यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा वो टूल है जो डायरेक्टली बैंक के लेंडिंग कैपेसिटी को ये रिफ्लेक्ट करता है। अगर उसमें उतार चढ़ाव होता है तो बैंक का जो लोन देने की क्षमता होती है उसको प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैश रिजर्व रेशियो। देखिए, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में मैंने आपको बता भी दिया था, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सपोज करिए 1 लाख रुपए बैंक के पास जमा है, अगर कैश रिजर्व रेशियो यानी कि वो सर्टन परसेंटेज आरबीआई के पास आपको कैश के फॉर्म में रखना है। अगर यहाँ 10% है सीआरआर, यानी कि इस 1 लाख का 10,000 आपको आरबीआई के पास जमा करना होगा, तो आपके पास बचे कितने लोन देने के लिए? 90,000। यहाँ पे आप 90,000 आप मार्केट में लोन दे सकते हैं। वही इस सीआरआर को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, 30% कर देते हैं, यानी कि जो भी आपका डिपॉजिट है एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, उसका अगर आप 30% आपको सीआरआर के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना है, यानी 1 लाख का आपको 30,000 रुपया आरबीआई के पास रखना है। इस केस में अब आपके पास कितना
मनी बच रहा है तो 70,000 रुपया। यहाँ पे देखिए आप 90,000 मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं, उसको लोन के तौर पे आप इन्वेस्ट कर रहे थे, अब आप मात्र 70,000 रुपया ही कर पा रहे हैं। तो ये सीआरआर जो है डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बेस रेट ने 2010 में बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट को मुख्य रूप से इसलिए प्रतिस्थापित किया था क्योंकि, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यहाँ सीधे पूछा जा रहा है बेस रेट को 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसने रिप्लेस किया था एक पुराने सिस्टम को। कौन सा वो सिस्टम है? बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। तो यह क्यों किया गया था, क्यों बीपीएलआर को बेस रेट से रिप्लेस किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए बीपीएलआर के तहत क्या होता था, बैंक जो है बीपीएलआर से नीचे ऋण दे सकते थे जिससे पारदर्शिता की कमी थी। अब आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से क्या करती है, इकोनॉमी में बेसिकली वो पैसे की मात्रा को बढ़ाती है या फिर घटाती है। हमने फिस्कल पॉलिसी में देखा था, सरकार भी ये काम करती है। तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल बैंक की होती है, जो भी कंट्री की सेंट्रल बैंक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इकोनॉमी से पैसे की मात्रा को घटाना या बढ़ाना। तो आरबीआई अगर क्या कर रही है, इंटरेस्ट रेट को अगर ज्यादा कर रही है तो उसका मतलब है कि इकोनॉमी से वो पैसे की मात्रा को घटाना चाहती है, महंगाई को कम करना चाहती है और ग्रोथ को भी वह प्रभावित करती है। लेकिन उसके माध्यम से क्या हो रहा है, बीपीएलआर के तहत क्या हो रहा था, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है तो बीपीएलआर एक ऐसा फैसिलिटी था जिसके तहत आरबीआई ने एक फ्लोर लगा दिया कि आप 7% से नीचे आप लोन नहीं दे सकते हैं, आपको मिनिमम 7% ही देना होगा और मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है। आप कोई भी कमर्शियल बैंक देखिए, यहाँ कंपटीशन भी है, कोई भी कमर्शियल बैंक अब थोड़ी 10% लोन देगी, बाकी सब दे रहे हैं 7% पे और कोई एक कमर्शियल बैंक वो 10% पे ज्यादा प्रॉफिट के लिए, तो वो उस पर कोई लोन क्यों लेगा? तो 7% से आप नीचे नहीं जा सकते। एक रेंज रख दिया जाता है कि 7 to 8% या फिर 7% मिनिमम है, तो कोई 7 रखते हैं, कोई 7.10, कोई 7.15, ऐसे करके आप इंटरेस्ट रेट देखते होंगे। लेकिन बीपीएलआर के तहत क्या था, कोई बैंक्स हैं जिसके रेगुलर कस्टमर हैं, बहुत अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, हमेशा वो लोन ले रहे हैं, उनका हमेशा डिपॉजिट रहता है, वो बैंक क्या कर रही है, उनको फेवर करने के लिए इस 7% के नीचे भी चली जाती थी बीपीएलआर के तहत। लेकिन इससे क्या हो रहा है, आरबीआई का जो उद्देश्य है इकोनॉमी से पैसे की मात्रा को घटाना, वह नहीं हो पाता था, इसीलिए बेस रेट को इंट्रोड्यूस किया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे और भी ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिसके माध्यम से आप लोग समझिएगा, और थ्योरी में मैंने पूरे अच्छे तरीके से इन सब चीजों को पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इस समिति ने 1991 में सभी बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण यानी पीएसएल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स, को तुरंत घटाकर 10% करने का सुझाव दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरसिम्हन समिति। देखिए नरसिम्हम समिति ने पीएसएल को 10% तक कम करने और इसको चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का ही, समाप्त करने का ही उन्होंने सुझाव दिया था, सिफारिश किया था। हालांकि यह सुझाव का पालन नहीं किया गया और पीएसएल अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब ये पीएसएल होता क्या है, आइए उसको एक समझ लेते हैं हम लोग। तो पीएसएल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण आरबीआई की ही यह एक नीति है जिसके तहत बैंकों को अपने ऋण का एक निश्चित भाग अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को देना होता है। जैसे इसके तहत क्या है कि कमर्शियल बैंक अगर 10 लोन दे रही है, 10 यूनिट को लोन दे रही है, तो उसमें से 3 यूनिट को वो इकोनॉमी के किसी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को देना होगा, किसी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर को। वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पीएसएल में ये डिक्लेयर करती है कि कौन कौन सा सेक्टर जो है वह पीएसएल के तहत आएगा। यह ऋण क्यों दिया जाता है, तो यह उन क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराता है इसके तहत, पीएसएल के तहत, जिन्हें सामान बाजार से पर्याप्त कर्ज नहीं मिल पाता। अब जैसे एग्रीकल्चर लोन है, तो एग्रीकल्चर लोन में अगर सपोज करिए 2 लाख की जरूरत है तो वो नहीं मिल पा रहा है, वो एग्रीकल्चर लोन इशू नहीं हो पा रहा है, तो सरकार ने क्या बोला, मैंडेटरी किया आरबीआई को कि आरबीआई आप ये करिए, हमें एग्रीकल्चर लोन को बढ़ावा देना है, प्राइमरी सेक्टर को बढ़ावा देना, उसके तहत लोगों को आप एग्रीकल्चर लोन मुहिम करवाइए। आरबीआई का गाइडलाइन आया सारे कमर्शियल बैंक्स को कि हाँ भैया 2 लाख तक का एग्रीकल्चर लोन आता है तो बिना कोलेट्रल का उसको हम लोग दे सकते हैं। इसमें कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कृषि हो गया, एमएसएमई, शिक्षा, आवास, निर्यात ऋण यानी कि एक्सपोर्ट लोन, और रिन्यूएबल एनर्जी। अगर कुछ इन सब सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखते हैं, अगर कोई बैंक है किसान को फसल उत्पादन के लिए ऋण देता है तब वह पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स का ही हिस्सा होता है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिक्लेयर करती है इस सेक्टर्स को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कैपिटल एडुकेसी रेशियो इज अ क्वेश्चन अगेंस्ट यानी पूंजी पर्याप्तता अनुपात, सीएआर जिसको हम लोग बोलते हैं, किसके विरुद्ध एक सुरक्षा कवच है? या हाई प्रॉफिट, निवेश और ऋण में संभावित हानि, सरकारी कर, या फिर अत्यधिक तरलता? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोबेबल लॉसेज इन इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। देखिए कोई भी बैंक है
तो वो बैंक पैसा कहाँ से लाती है? वो हम ही और आपके माध्यम से जो पैसा हम लोग वहाँ जमा कर रहे हैं, उसी पैसे को कमर्शियल बैंक क्या करती है, लोन पे देती है और उससे वो प्रॉफ़िट कमाती है। उसको बेसिकली मार्केट में वो इन्वेस्ट करती है। तो एक रिस्की बिज़नेस है। अगर वो पैसा अगर सपोज़ करिए कि पूरा का पूरा वो मार्केट में वो सर्कुलेट कर देती है लोन के माध्यम से और उसमें से पैसा नहीं आता है वापस, तो क्या होगा? हमारा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, हम लोग बैंकिंग प्रणाली पे विश्वास खो बैठेंगे। इसीलिए ये देखिए सीएआर आप पढ़िएगा, जो बेज़ल अकॉर्ड्स आए थे बहुत पहले ही 1980s में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। स्विट्ज़रलैंड में ही सबसे पहले इसको एस्टैब्लिश किया गया था। फिर उसके बाद पूरा इकॉनमी, पूरा वर्ल्ड की इकॉनमी इसको फ़ॉर्मुलेट कर दिए थे। तो इसमें जो भी आपके डिपॉज़िट होते हैं उसका सर्टेन परसेंटेज आपको रिज़र्व के फॉर्म में रखना है। ये क्या करता है कि अगर सपोज़ करिए आपने इन्वेस्ट किया कहीं, वो पैसा डूब गया, तो भैया जो डिपॉज़िटर्स हैं उनको तो पैसा चाहिए ही। आपने अगर किसी बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया और आपको अगले दिन आपको 1 लाख रुपए निकालना है, तो बैंक बोलेगा नहीं अभी हमारे पास नहीं है, हमने पूरा पैसा इकॉनमी में दे दिया। तब आप कभी भी विश्वास करिए, आप बोलिए कि नहीं भैया हमको पैसा चाहिए, हमको तुरंत दो, आप तुरंत तोड़-फोड़ मचा दीजिएगा। तो उसी के अगेंस्ट ये कैपिटल एडोकेसी रेशियो जो है वह मेंटेन किया जाता है। ये क्या करता है, बैंक्स हैव इनफ फ्री कैपिटल टू अब्सॉर्ब लॉसेस सो दैट दे डू नॉट गो बस्ट, उनका दिवालिया ना निकले। अगर किसी तरीके का लॉस भी होता है, लॉस कहने का मतलब वही एनपीएस क्रिएट हो गया, जो लोन उन्होंने दिया था वो डिफ़ॉल्ट कर गया, वापस नहीं आ रहे हैं, तो वो एक तरीके का लॉस है। और आपके पास इतना ये है, इतना फ्री कैपिटल है, आपने रिज़र्व करके रखा है, एक आपका दिवालिया ना निकले। यस बैंक के साथ यही हुआ था। यस बैंक ने लोन दे दिया और वह एनपीएस में कन्वर्ट हो गया। अब बाद में जब लोग इन्वेस्टर्स गए अपना पैसा निकालने, जो डिपॉजिटर्स होते हैं, तो भैया यस बैंक हाथ खड़ा कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, रातों रात वो भाग गया। बाद में आके एसबीआई ने उसको संभाला। तो इसी तरीके का सिनेरियो ना क्रिएट हो, इसीलिए सीएआर को मेंटेन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समिति द्वारा अनुशंसित एमपीसी फ्रेमवर्क को सही रूप से दर्शाती है? देखिए यहाँ सवाल में बेसिकली पूछा जा रहा है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एमपीसी के फ्रेमवर्क, जो कमिटी द्वारा ये रिकमेंड किया गया था, उसको बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, समझाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी आरबीआई अधिकारियों और बाहरी सदस्यों की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया। तो ये एमपीसी का फॉर्मेशन हुआ था, उसके जो 2016 में इसको फॉर्मेट किया गया था। 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई ऑफिशियल्स होते हैं और 3 आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। तो आरबीआई अधिकारियों और बाहरी सदस्यों से मिलकर एमपीसी कमेटी बनाने की सिफारिश की गई थी। 2013 में जो उर्जित पटेल कमेटी आई थी, उसी समय इसकी सिफारिश की बात चल रही थी। दूसरा, इसका दूसरा उद्देश्य क्या है, विवेकाधीन निर्णय प्रणाली। इससे पहले भी एमपीसी थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पहले भी थी, लेकिन उसमें क्या था, विवेकाधीन निर्णय प्रणाली की डिस्क्रिशनरी ये डिसीजन सिस्टम था। देखा जाएगा कि हाँ भैया आपकी क्या राय है, आप सबसे सीनियर हैं, आप बताइए कि आपको एक्सपीरियंस है, आप उस तरीके से डिसीजन, इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा करना है, कम करना है, ये चीज़ होता था। लेकिन उस चीज़ को रिप्लेस करके, उस चीज़ को ख़त्म करके अब समिति आधारित ढांचा स्थापित किया गया, यानी कि कमिटी बेस्ड फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश किया गया। अब इसमें वोटिंग होते हैं, किसी भी डिसीजन पे पहले एमपीसी की जो मेंबर्स हैं वह वोट करते हैं, जिस भी फैक्टर को ज़्यादा वोट मिलता है वह चीज़ इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो सारे अभी अपने जो एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल करके वोट करते हैं। तो इससे क्या होता है, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 1957 से अपनाई गई न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत आरबीआई को कुल कितना आरक्षित भंडार बनाए रखना चाहिए? तो ये तो हमने कमर्शियल बैंक्स में देख लिया था, सीआरआर और एसएलआर और कैपिटल एडोकेसी रेशियो। लेकिन ये आरबीआई को भी कुछ ना कुछ सिस्टम मेंटेन करके रखना होता है, कुछ ना कुछ रिजर्व करके रखना होता है। ये 1957 से ही फॉलो किया जा रहा है। हमें बताना है कितना उनको रिजर्व करके रखना होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 200 करोड़। 200 करोड़ वो कैश के फॉर्म में नहीं रखते हैं, बल्कि गोल्ड और फॉरेन करेंसी के रूप में रखते हैं। अब इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ सिर्फ गोल्ड में होना चाहिए, बाकी आपका 85 करोड़ वो फॉरेन करेंसी के रूप में आप रिजर्व आपको रखना है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत आरबीआई को। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों को किस प्रकार का डेबिट कार्ड दिया जाता है या फिर प्राप्त होता है? वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे या फिर मैस्ट्रो? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रुपे कार्ड। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक तरीके का डीबीटी था, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन का बहुत ही बड़ा उदाहरण है। इसको 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनके जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन किए जाते हैं और जो भी स्कीम्स के बेनिफिट हैं वो डायरेक्ट अब उनके बैंक अकाउंट में आएगा।
तो उनको रुपे डेबिट कार्ड है, जो डेबिट कार्ड होता है वो भी कई प्रकार का होता है, वीज़ा, मास्टरकार्ड, माइस्ट्रो, रुपे, तो उनको रुपे डेबिट कार्ड इश्यू किया जाता है। और उस डेबिट कार्ड की विशेषता क्या है कि उसमें पहले से ही एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज शामिल होता है, यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वह उसमें फीचर इनेबल्ड रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रिलेटेड है। एक तरफ आपका दिया गया है ये मुद्रा योजना के तहत जो लोन का कैटेगरी है वह इस तरफ दिया गया है, दूसरे तरफ की उन लोन कैटेगरी में कितना कितना लोन मिलता है वह दिया गया है। हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैच करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी शिशु है। मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन जो है उनको मिलता है 50,000 तक का लोन। फिर आपका किशोर हो गया, किशोर को मिलता है 50,000 से 5 लाख तक का लोन। और सबसे हाईएस्ट है तरुण, तरुण श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन कैटेगरी है और उसके बारे में इधर उसका लिमिट दिया हुआ है। तो ये देखिए बीपीएससी एडीओ में भी इससे रिलेटेड सवाल था, वो स्टेटमेंट वाइज करके पूछा हुआ था और एक शिफ्ट में इसी तरीके का मैच द फॉलोइंग करके पूछा गया था। तो यहाँ से आई होप मुझे लगता है कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बैंकिंग शब्दावली में किस समुच्चय यानी एग्रीगेट को संकीर्ण मुद्रा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नैरो मनी के रूप में जाना जाता है? M3, M1, M4 या फिर रिजर्व मनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी M1। M1 को नैरो मनी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका नेचर हाईली लिक्विड होता है और इसको लेंडिंग प्रोग्राम्स के तहत यानी बैंक्स जो लोन देती है उसके तहत इसको यूज नहीं किया जा सकता M1 मनी को। अब M1 मनी में क्या क्या होता है? तो जनता के पास मुद्रा, अब जनता के पास कितना मुद्रा है यह आरबीआई को तो पता है ही, क्योंकि आरबीआई ही अल्टीमेटली करेंसी को प्रिंट करती है। अगर सपोज करिए वो 100 रुपए के 1 लाख नोट प्रिंट कर रही है तो उसको पता है कि भैया इकोनॉमी में 100 रुपए के 1 लाख नोट सर्कुलेट कर रहे हैं। अब किसके पास कितना है वह डेटा आरबीआई के पास नहीं रहता, लेकिन टोटल कितना है वह तो आरबीआई के पास पता ही है। आरबीआई को पता ही है जनता के पास मुद्रा। बैंक में मांग जमा, जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहने का मतलब कि ऐसे डिपॉजिट जिनको हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, यूजुअली सेविंग्स अकाउंट में या फिर आपका करेंट अकाउंट में। टाइम डिपॉजिट होता है, जैसे कुछ समय के लिए हम लोग उसको फिक्स करके रखते हैं, जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब टाइम डिपॉजिट में आता है। तो यहाँ बैंकों में मांग जमा सिर्फ डिमांड डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक में हम लोग कमर्शियल बैंक में ही डिमांड डिपॉजिट कर सकते हैं। और आरबीआई के पास अन्य जमा, इन तीनों को जोड़ के M1 बनता है। ये कंपोनेंट होते हैं M1 के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 1988 में भारत में शुरू की गई पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी थी? ऑप्शन ए इकरा, एयर, क्रिसिल या फिर समेरा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिसिल। ऋण उपकरण जैसे डिबेंचर्स होते हैं उनको रेटिंग प्रदान करने के लिए 1988 में आईसीआई और यूटीआई द्वारा संयुक्त रूप से क्रिसिल को बढ़ावा दिया गया था। देखिए यहाँ क्रिसिल को बढ़ावा दिया गया था। अब यहाँ पे एक कैच है, ये इस एक्चुअली ये 1988 में स्टैब्लिश नहीं हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था ये 1987 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, लेकिन ये फंक्शनल हुआ था 1988 से। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये क्रिसिल है क्या। इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह एक अग्रणी यानी लीडिंग वैश्विक विश्लेषिकी कंपनी है, एक एनालिटिक्स कंपनी है जो क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग करती है, जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं और अनुसंधान प्रदान करती है। तो ये इसमें अगर बोला जाए तो इसमें मेजॉरिटी किस कंपनी का ओन है, तो S&P ग्लोबल। यहाँ आप क्रिसिल के लोगो पे भी देखिएगा तो यहाँ हमेशा लिखा रहेगा अ कंपनी ऑफ S&P ग्लोबल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। अब इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1988 को अपना परिचालन इसने शुरू किया था। उस समय 1988 में इसने अपना फंक्शनल शुरू किया था, आईसीआईसीआई और यूटीआई के माध्यम से इसको और बढ़ावा दिया गया था। अगर हम लोग वर्तमान की बात करें तो क्रिसिल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? अमीश मेहता जी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लघु और भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता क्या है? तो ये स्मॉल या फिर पेमेंट बैंक अभी अगर सेटअप करना तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? 2 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ या फिर 500 करोड़? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 100 करोड़। आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने 2014 में निकाला था, फिक्स्ड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए दोनों के लिए? अगर आप स्मॉल बैंक भी सेटअप कर रहे हैं या फिर पेमेंट बैंक भी सेटअप कर रहे हैं, उसके लिए मिनिमम कैपिटल होना चाहिए 100 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसे आरबीआई की मुख्य नीतिगत दर माना जाता है?
ऐसा बोला जाता है कि यह मेन पॉलिसी रेट है, अगर इसको चेंज करती है तो इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ता है आरबीआई के अकॉर्डिंग। क्या वो रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो है, या फिर बैंक रेट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रेपो रेट। देखिए, रेपो रेट शुरू में मैंने आपको समझाया था, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। तो ये क्या करती है, बैंकों को जब पैसे की जरूरत होती है वह आरबीआई के पास जाती है, आरबीआई उनको लोन देती है, शॉर्ट टर्म लोन, लेकिन उसके बदले में वो क्या रखवाती है, उन कमर्शियल बैंक का सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होता है, जो कमर्शियल बैंक ने इन्वेस्ट कर रखा है, वह सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पे उनको जमा करना होता है। और ये लोन का नेचर क्या है, शॉर्ट टर्म। आरबीआई उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। सपोज करिए कि वह अगर 10 लाख लोन ले रही है तो उस पर उनको 3% रेपो रेट चार्ज करेगी। तभी तो भैया, अगर ये रेपो रेट को बढ़ाएगी तो जाहिर सा बात है वह लोन इनके लिए महंगा होगा, और ये पैसा जो उधार ले रही है अपने पास रखने के लिए थोड़ी, ये तो मार्केट में सर्कुलेट करने के लिए। तो अगर वो लोन महंगा होगा, वह रेपो रेट ज्यादा होगा, तो जाहिर सा बात है आगे जाके भी कमर्शियल बैंक उसको ज्यादा ही चार्ज करेगी। तो इसीलिए ये आरबीआई की सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी रेट माना जाता है, क्योंकि आरबीआई इसी के माध्यम से मौद्रिक नीति की दिशा का संकेत देता है। जो अभी मैंने बताया कि अगर ये रेपो रेट ज्यादा है तो ये महंगाई, लोन जो है वह महंगा होगा, और रेपो रेट कम है तो लोन भी सस्ता होगा। यदि रेपो रेट बढ़ाता है आरबीआई तो बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है, और जिससे ऋण वितरण और मुद्रा आपूर्ति कम होती है, और ये क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसीलिए इसको मेन पॉलिसी रेट बोला जाता है आरबीआई का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो यह उर्जित पटेल समिति के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। उर्जित पटेल समिति की पृष्ठभूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले मौद्रिक नीति विकास, मुद्रास्फीति और विनिमय दर को एक साथ लक्षित करती थी, तीनों को एक साथ टारगेट करती थी अर्लियर मॉनेटरी पॉलिसी यानी उर्जित पटेल कमेटी के पहले। इसमें बहुउद्देश्यों के कारण ब्याज दरों की संकेतक भूमिका कमजोर हो गई। समिति का मानना था कि नीति अस्पष्टता ने मुद्रास्फीति नियंत्रण की प्रभावशीलता को कम कर दी है। कमेटी ये बिलीव करती थी ये जो पॉलिसी एम्बिग्यूटी है इसने इन्फ्लेशन कंट्रोल के इफेक्टिवनेस को कम कर दिया है। और सबसे चौथा स्टेटमेंट है, समिति ने मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण को पूरी तरह समाप्त करने की सिफारिश की थी। ये जो आपका 2013 में उर्जित पटेल समिति आई थी उसी के बारे में बात हो रही है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है, स्टेटमेंट 4 गलत है। अब आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा था कि पहले मौद्रिक नीति जो थे उसमें बहुउद्देशीय समस्या से ग्रस्त थी, जहां विकास को भी फोकस किया जाता था, इन्फ्लेशन को भी, जिसको हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को भी, तीनों को एक साथ टारगेट किया जाता था। इससे क्या हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि भैया हम लोग किस चीज को कंट्रोल करें, डेवलपमेंट को कंट्रोल करें कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करें। तो इससे भ्रम पैदा हुआ और ब्याज दर संकेत कमजोर हो गए थे। समिति का मानना था कि इस नीति अस्पष्टता के कारण मुद्रास्फीति नियंत्रण की प्रभावशीलता घट गई है। तो ये मल्टीपल हमने गोल्स रखा था, मल्टीपल चीजों को एक ही साथ हम लोग टारगेट कर रहे थे, तो इसके कारण जो हमारा आरबीआई का जो मेन चेंज है, मेन फोकस है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, वह उसकी इफेक्टिवनेस घट गई थी। और स्टेटमेंट 4 जो है वो गलत क्यों हो रहा, क्योंकि जो समिति बनी थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो उन्होंने बोला था कि मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण को समाप्त करने के बजाय उन्होंने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का समर्थन किया था। ये कहने का मतलब पहले क्या था कि आपको 6% रखना है, लेकिन इन्होंने क्या किया, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जिसके तहत एक रेंज दे दिया गया इन्फ्लेशन के लिए कि 2% से लेके 6% तक होना चाहिए। कई जगह आपको ऐसा लिखा मिलेगा 2 to 6%, या फिर आपको 4 उसके बाद ±2% ऐसे भी लिखा होगा। तो ये कहने का मतलब 4 में या तो आप 2% कम कर सकते हैं या फिर 2% बढ़ा सकते हैं। ये दोनों सेम ही चीज को डिनोट कर रहा है। इसीलिए स्टेटमेंट 4 गलत हो गया था। समिति ने मुद्रास्फीति नियंत्रण को कम करने के लिए नहीं बोला था, बल्कि उनको खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को उन्होंने समर्थन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी उर्जित पटेल समिति की सिफारिश नहीं थी? ऑप्शन ए देखते हैं, आरबीआई के लिए अधिक संचालनात्मक स्वतंत्रता। ऑप्शन बी क्या है, एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मतदान पैटर्न प्रकाशित करना। ऑप्शन सी में क्या बोला जा रहा है, डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स को एकमात्र नॉमिनल एंकर बनाना। या फिर ऑप्शन डी, जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना। यहाँ पूछा जा रहा है कि यह उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश इनमें से कौन सी नहीं थी।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये WPI को एकमात्र नॉमिनल एंकर बनाना इनका सिफारिश नहीं था, बल्कि उन्होंने क्या किया था, CPI को यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को नॉमिनल एंकर बनाने की उन्होंने सिफारिश की थी। ये इसलिए किया था, WPI में बेसिकली क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी गुड्स खरीदते हैं, तो वो होलसेल रेट पे नहीं खरीदते, इसीलिए इन्फ्लेशन जो है, महंगाई का एक्चुअल पता नहीं चल पा रहा था। पहले WPI इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 2016 से फिर CPI इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि CPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं। और दूसरी चीज, ये वो प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करता है जिसपे एक उपभोक्ता वस्तुएं या फिर सेवाएं को खरीदता है, ना कि हम लोग होलसेल रेट पे खरीदते हैं। साथ ही समिति ने पारदर्शिता, जवाबदेही और RBI की संचालनात्मक स्वतंत्रता पर भी बल दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। MCLR को यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट को मौद्रिक नीति के बेहतर ट्रांसमिशन हेतु लागू किया गया था। क्या यह स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट गलत है, आंशिक रूप से ये स्टेटमेंट सही है, या फिर ना तो ये सही है ना ही ये गलत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये स्टेटमेंट सही है। अब यह कथन क्यों सही है, आइए इसके पीछे का रीजन देखते हैं। MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, ये बेसिकली RBI द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ष 2016 में। ये इसलिए लागू किया गया था ताकि बैंक ऋण दरें RBI की नीतिगत दरों में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील बन सके। देखिए, सबसे पहले क्या था आपका BPLR, BPLR के बाद फिर आया बेस रेट। क्यों क्यों था? BPLR में बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट में क्या था, जो RBI एक फ्लोर सेट कर रही थी, तो कई बार बैंक्स जो हैं अपने फेवरेबल कस्टमर्स को, जो उनके रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनको उस फ्लोर रेट से भी नीचे जाके वो इंटरेस्ट रेट कोट कर देती थी। इसीलिए बेस रेट को लाया गया कि RBI भैया उधर से पॉलिसी चेंज कर रही है और इसका रिफ्लेक्शन सही नहीं, वो चाहती है इकोनॉमी में पैसा बढ़ाना या घटाना, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, बैंक्स रेट को नीचे कम करके दे रहे हैं। तो फिर बेस रेट लाया गया। बेस रेट में भी कुछ ट्रांसपेरेंसी और उसका जो एग्जीक्यूशन था उसमें भी प्रॉब्लम था, तो उसका एडवांस्ड वर्जन आया आपका MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ये RBI के जो पॉलिसी चेंजेस थे, पॉलिसी रेट चेंजेस थे, उसको बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट कर सके, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना सके RBI के पॉलिसी चेंजेस के अकॉर्डिंग। जो ये बोला जा रहा है बेस रेट के बारे में, तो बेस रेट प्रणाली में बैंक्स क्या करते थे, कमर्शियल बैंक, जो पॉलिसी रेट चेंजेस होते थे उसका लाभ ग्राहकों तक जल्दी नहीं पहुंचाते थे। कई बार वो देखते थे कि ठीक है भैया, अगर RBI ने कम कर दिया है, हम पुराने से ही चलेंगे। लेकिन MCLR ने इस चीज को बदलाव कर दिया। MCLR ने पारदर्शिता बढ़ाई और यह सुनिश्चित किया कि रेपो रेट में बदलाव का प्रभाव जल्दी से लोन इंटरेस्ट रेट में दिखाई दे। इससे मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता मजबूत हुई थी। अल्टीमेटली गोल क्या है RBI का, इकोनॉमी में पैसा को कम करना या बढ़ाना, तो उसका रिफ्लेक्शन भी बहुत जल्दी, उसका रिस्पॉन्सिवनेस भी बहुत जल्दी होना चाहिए। अब चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जुलाई 1969 में पूर्ण राष्ट्रीयकरण के पहले दौर में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? या 6 बैंक, 14 बैंक, 20 बैंक या फिर 12 बैंक? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जुलाई 1969 में 50 करोड़ से अधिक जमा वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब 14 बैंकों का आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो फर्स्ट राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन था 1969 में, उसमें टोटल 14 बैंकों को, और उनका क्या कैपिटल था, मतलब 50 करोड़ से उसमें अधिक जमा था, वैसे 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था 1969 में। तो चलिए, BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर का मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर जो है वह खत्म हो गया। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हमने डिस्कस किया और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हो सकते थे वो मैंने बताया। अब इससे रिलेटेड थ्योरी हमने बैचेस में कंप्लीट किया है और हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर का बैच था वो खत्म हो गया। अब कुछ दिनों में देखूंगा, कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नया बैच स्टार्ट किया जाए। अब इसके एग्जाम डेट के बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद नया बैच के बारे में हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।